दोस्तों, अगर एक लड़की मॉडल या मीडिया की दुनिया में कदम रखती है तो शुरुआत में उसे कितनी खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और अगर वो फेमस एक्ट्रेस बन जाती है तो शक्तिशाली लोग उसे कैसे अपनी इच्छा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो उनके साथ गलत काम करने के लिए राजी नहीं होती तो उसका अंत क्या होता है। क्या वो टिक पाती है या दबाव में फंसकर भयंकर मुसीबत में पड़ जाती है। ठीक ऐसी ही कहानी है हमारी आज की इस मोरिचका वेब सीरीज की। ये पूरी सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसकी सच्चाई आपको चौंका देगी, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वेब सीरीज की शुरुआत एक मर्डर को दिखाकर होती है, जहां कुछ लोग एक लाश को गाड़ी में ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद हम शाकिल को देखते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसके पास एक फोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि नदी के किनारे से एक लाश मिली है। ये सुनकर शाकिल तुरंत उस जगह पहुंचता है और जाकर देखता है कि एक लड़की की लाश पुल के नीचे एक पाइप में फंसी हुई है। ये लाश किसकी थी ये समझ में नहीं आ रहा था। शाकिल लाश को देखकर ही समझ जाता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक मर्डर है। इसी समय हम देखते हैं कि दूर से एक आदमी शाकिल को देख रहा था और वो उसे फॉलो कर रहा था। उधर शाकिल उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। फिर वो अपने ओसी साहब के पास जाता है। ओसी साहब के पास मजिद नाम का एक पुलिस ऑफिसर बैठा था। वो शाकिल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और ओसी साहब के सामने खुद को हीरो की तरह पेश कर रहा था। मजिद शाकिल का सीनियर था और शाकिल यहाँ नया था, इसलिए वो चुप रहता है। अब ओसी साहब उस लाश के बारे में उससे पूछते हैं। शाकिल बताता है कि वो एक लड़की की लाश है जिसकी उम्र शायद 23 से 24 साल के बीच है। इस लाश को देखकर लगता है कि इसका खून करके फिर इसे पुल से नीचे फेंक दिया गया है। उन्हें पुल की रेलिंग पर खून के धब्बे भी मिले हैं। ये सब बताने के बाद वो ओसी साहब के कमरे से बाहर आता है और तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो लोकेशन पर शाकिल को देख रहा था। वो पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन तक आ गया था। शाकिल तब उस लड़की की लाश की फोटो देख रहा था और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बन्नी था। बन्नी एक सीधी साधी लड़की थी और उसका सपना था कि वो एक मॉडल बने। फिर एक दिन बन्नी अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती है। वहां उसकी दोस्त उसकी मुलाकात जुवेल से करवाती है। जुवेल एक फैशन डिजाइनर था, इसलिए बन्नी की दोस्त ने उससे मुलाकात करवाई थी क्योंकि बन्नी एक मॉडल बनना चाहती थी और जुवेल उसकी थोड़ी मदद कर सकता था। जुवेल बन्नी को अपना कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। बाद में बन्नी जुवेल से संपर्क करती है। तब जुवेल उसे अपनी दोस्त के घर पर फोटो शूट के लिए बुलाता है। फिर बन्नी वहां पहुंचती है। यहाँ जुवेल बन्नी को कुछ ड्रेस देता है और कहता है कि इन्हें पहनकर दिखाओ। बन्नी इन छोटे ड्रेस को देखकर पहले घबरा जाती है, लेकिन फिर वो उन्हें पहनकर आ जाती है। जुवेल का दोस्त उसकी फोटो खींचना शुरू करता है। जुवेल जैसी तस्वीरें चाहता था वैसा पोज बन्नी दे नहीं पा रही थी। तब जुवेल उससे कहता है कि चेहरे पर एटीट्यूड लाओ, तो बन्नी तब हंसने लगती है और जुवेल गुस्सा होकर कहता है कि इसके साथ तो 0 से शुरू करना होगा। इसके बाद फिर से वर्तमान का सीन दिखाया जाता है। शाकिल उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओसी को दिखाता है और बताता है कि इस लड़की का खून किया गया है। पहले उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया और उसी से इसकी मौत हुई। मजीद शाकिल से कहता है कि 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक इस लाश की पहचान नहीं हो पाई। क्या ये भी एक अनजान लाश की तरह रह जाएगी? इस पर ओसी साहब शाकिल से कहते हैं कि इस लाश की खबर निकलवाओ, और इतना कहकर वहां से वो चले जाते हैं। वहीं थाने का हवलदार जो हमेशा शाकिल के साथ रहता था वो भी उस आदमी को फॉलो करना शुरू करता है, लेकिन हवलदार को देखकर वो आदमी वहां से हट जाता है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं। उसके पास 2 लोग आए थे। उस आदमी का नाम चुम्मान था। चुम्मान फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने लाश को पुल से ठीक से फेंका था, लेकिन वो पाइप में कैसे फंस गई ये वो नहीं जानते। तब फोन पर मौजूद आदमी चुम्मान से कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो, और हम समझ पाते हैं कि इस लड़की के खून के पीछे इसी आदमी का हाथ है। फिर चुम्मान उन दोनों को मार देता है। इसके बाद हम शाकिल को देखते हैं। उसने सभी थानों में यह संदेश भेज दिया था कि अगर किसी को गुमशुदगी की रिपोर्ट मिले तो उसे बताया जाए। तभी उसके पास एक फोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि किसी भी थाने में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आई। ये सुनकर वो उदास हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे एक केस मिला था और वो किसी भी तरह से इस केस को सुलझाना चाहता था। शाकिल हवलदार से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। जब वो बाहर के लिए निकलता है तभी हवलदार दौड़कर उसके पास आता है और कहता है कि उस लड़की का मामा आया है। वो तुरंत वापस आता है। उस लड़की का मामा ओसी साहब के सामने बैठा था। वो कहता है कि लड़की उसकी भांजी है और उसका नाम बन्नी है। ओसी साहब कहते हैं कि उन्हें बन्नी नाम की किसी एक्ट्रेस के बारे में नहीं पता। तो मजीद कहता है कि बन्नी कोई एक्ट्रेस नहीं, वो एक मॉडल है।
ओसी साहब पूछते हैं कि फिर तुम्हें नाम क्यों याद नहीं था? तब शाकिल कहता है कि विज्ञापन में काम करने वाली मॉडल का नाम वैसे याद नहीं रखा जा सकता। ये सुनकर ओसी साहब पूछते हैं कि क्या उसका कोई ऐड है? शाकिल तब बन्नी का एक ऐड उन्हें दिखाता है। उसे देखकर ओसी साहब कहते हैं कि ये ऐड तो उन्होंने पहले भी देखा है, लेकिन मौत के बाद शरीर जिस हालत में मिलता है उससे पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब बन्नी के मामा के जाने के बाद मजिद ओसी साहब से कहता है कि ये केस अब बड़ा हो गया है, क्योंकि लड़की मॉडल है और मीडिया इस पर लगातार नजर रखेगी, इसलिए ये केस किसी अनुभवी ऑफिसर को दिया जाना चाहिए। मजिद दरअसल खुद ही ये केस लेना चाहता था। तब ओसी साहब सभी को अपने कमरे में बुलाते हैं और शाकिल को ये केस सौंप देते हैं। साथ ही सभी से कहते हैं कि वो शाकिल का पूरा सहयोग करेंगे और मीडिया में कोई गलत बात नहीं बोलेगा। ये देखकर मजिद को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद शाकिल कुछ पुलिस वालों को लेकर बन्नी के घर जाता है। यहाँ वो काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ करता है, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता। तभी बन्नी के पिता बाहर आते हैं और कहते हैं कि जुवेल ने बन्नी को मारा है। जुवेल ने पैसों के लालच में बन्नी से शादी की थी और वो उसे जबरदस्ती मॉडल बनाना चाहता था। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। जुवेल बन्नी को जेरिन नाम की एक ट्रेनर के पास लेकर जाता है। जेरिन बन्नी से पूछती है कि तुम कैसी मॉडल बनना चाहती हो, छोटे कपड़े पहनने वाली मॉडल या नखरे दिखाने वाली मॉडल या फिर सिर उठाकर खड़े होने वाली मॉडल। बन्नी कहती है कि वो सिर उठाकर खड़े होने वाली मॉडल बनना चाहती है। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। जेरिन उसे हर चीज सिखाती है, उसके खाने पीने से लेकर चलने फिरने तक सब कुछ। फिर बन्नी का फोटो शूट होता है और उसकी फोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपती है। अब बन्नी एक मॉडल बन चुकी थी और सब बहुत ही खुश थे। जेरिन तब उससे कहती है कि हमेशा आत्मविश्वास रखना, कभी सिर नीचे मत करना और इस लाइन में बहुत नाकामयाबी है, लेकिन हार मत मानना। इसके बाद जुवेल बन्नी से पूछता है कि आगे क्या करोगी, कुछ सोचा है? बन्नी जवाब में कहती है कि तुम बताओ। जुवेल कहता है कि मैं क्या बताऊंगा। बन्नी पूछती है कि क्यों, तुम क्यों नहीं बताओगे? जुवेल कहता है कि क्या तुम मेरी पत्नी हो जो मैं हर चीज में तुम्हें गाइड करूं? फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसके बाद सीन फिर वर्तमान में आता है। शाकिल बन्नी के पिता को थाने में लाकर पूछताछ करता है। बन्नी के पिता वही बात दोहराते हैं कि जुवेल ने बन्नी को मारा है, उसने पैसों के लिए उससे शादी की थी। शाकिल पूछता है कि आखिरी बार उनकी अपनी बेटी से कब बात हुई थी। बन्नी के पिता बताते हैं कि 1 हफ्ते पहले ही बात हुई थी। तब बन्नी और जुवेल के बीच में झगड़ा हो रहा था। शाकिल पूछता है कि किस बात पर झगड़ा हो रहा था। इस पर वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। तभी शाकिल के पास एक कॉल आता है और वो फोन उठाकर कहता है कि नजर रखना, वो अभी पहुंच रहे हैं। इसके बाद हम जुवेल को देखते हैं। वो अपने माता पिता के साथ था। उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम पुलिस के पास जाकर खुद को सरेंडर कर दो। तभी शाकिल वहां पहुंचता है, जिसे देखकर जुवेल वहां से भाग जाता है। शाकिल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता और जुवेल भागकर निकल जाता है। इसके बाद जुवेल एक स्टेशन पहुंचता है। वहां उसके पास चुम्मान आकर बैठता है और उसे फोन देकर कहता है कि बात करो। जुवेल फोन लेता है और उस आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि चुम्मान को मैंने भेजा है, वो तुम्हें बॉर्डर पार कराने में मदद करेगा। जुवेल को देखकर लगता है कि वो उस आदमी को पहले से जानता है। वो आदमी जुवेल से कहता है कि कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना, तुम जानते हो मैं कैसा हूँ। फिर जुवेल और चुम्मान स्टेशन पर बैठे रहते हैं। ट्रेन आते ही जुवेल ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जुवेल और बन्नी की शादी हो चुकी थी। जुवेल की मदद से बन्नी को और काम मिलने लगा था, वो और ज्यादा विज्ञापन करने लगी थी। फिर सीन दोबारा वर्तमान में आता है। जुवेल थाने पहुंचता है और शाकिल से मिलता है। शाकिल उससे पूछता है कि क्या वो बन्नी का पति है। जुवेल कहता है कि नहीं। ये सुनकर शाकिल हैरान रह जाता है। इधर चुम्मान उस आदमी के पास पहुंचता है जिससे वो फोन पर बात किया करता था। वो जाकर बताता है कि जुवेल भाग गया है। वो आदमी गुस्से में किसी को फोन करके कहता है कि बड़ा भाई गड़बड़ हो गई, सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। फिर सीन वापस शाकिल पर आता है। वो जुवेल को लेकर ओसी साहब के पास पहुंचता है। वहाँ मजिद भी मौजूद था। ओसी साहब जुवेल से पूछते हैं कि सलाम शरीफ का नाम यहाँ कैसे आया। जुवेल कहता है कि कौन, बाबू भाई। ओसी पूछते हैं कि ये बाबू भाई कौन है। तब शाकिल बताता है कि सलाम शरीफ का नाम ही बाबू भाई है। ओसी साहब पूछते हैं कि वो इस केस में शामिल कैसे हुआ। जुवेल बताना शुरू करता है कि बाबू भाई की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। बाबू भाई की नजर बन्नी पर पड़ती है। वो बन्नी की पीठ पर फूंक मारता है। बन्नी पीछे मुड़ती है। तभी जेरिन वहां आ जाती है। बाबू भाई जेरिन से कहता है कि अपने मेहमान से मुलाकात नहीं करवाओगी। जेरिन तब बन्नी को बाबू भाई से मिलवाती है और बताती है कि बाबू भाई एक बड़े नेता है,
उस रात लौटते समय बन्नी जुवेल से कहती है कि बाबू भाई ने मेरी पीठ पर फूंक मारी थी। जुवेल उसे समझाता है कि इन सब के बारे में मत सोचो, अपने करियर पर ध्यान दो। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक मामा आता है और बन्नी और जुवेल को लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाता है, एक विज्ञापन के लिए। वो बिजनेसमैन बन्नी को अपने विज्ञापन में मॉडल रखने का फैसला करता है। फिर वो रात में वापस घर आ जाते हैं। रात को जुवेल और बन्नी मामा को अच्छा खाना खिलाते हैं। जाते समय मामा बन्नी से कहता है कि वो कल उनके साथ शॉपिंग पर जाएगा। बन्नी पूछती है कि क्या जुवेल भी जाएगा। मामा कहता है कि नहीं, तुम अकेली जाओगी। बन्नी समझ जाती है कि बात ठीक नहीं है। वो तुरंत जुवेल को बुलाती है। जुवेल सारी बातें सुनकर मामा को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो एक विज्ञापन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अरमान भाई के पास जाते हैं। वहाँ बन्नी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। घर लौटने पर उन्हें पता चलता है कि बन्नी गर्भवती है। ये खबर बाहर फैल रही थी और वो नहीं चाहते थे कि ये खबर बाहर जाए, वरना बन्नी के काम पर असर पड़ता। बन्नी तब बाबू भाई को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। सुबह जुवेल अखबार देखकर उसे दिखाता है और कहता है कि किसी भी अखबार में उसकी प्रेगनेंसी वाली खबर नहीं छपी। तभी बन्नी अरमान भाई को कॉल करती है। अरमान भाई पूछते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है। बन्नी कहती है कि नहीं, उसके बारे में झूठी खबरें फैल रही हैं। अरमान भाई कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल काम है, वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, इसलिए पहले उसका मेडिकल चेकअप होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये सुनकर बन्नी बहुत गुस्सा हो जाती है और जुवेल पर चिल्लाने लगती है। इसके 1 महीने बाद उसका अबॉर्शन हो जाता है। उधर प्रेजेंट में ओसी साहब शाकिल और मजिद से कहते हैं कि फिलहाल सलाम शरीफ का नाम बाहर ना जाए, ये मामला सिर्फ उनके बीच रहे। फिर हम चुम्मान को देखते हैं। वो जेरिन को मारने आता है। जेरिन एक कमरे में घुस जाती है और जोर जोर से सीटी बजाने लगती है ताकि कोई उसकी मदद के लिए आ सके। इसके बाद फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां मामा बन्नी को कॉल कर रहा था और उसे मिलने के लिए बुला रहा था। वो कहता है कि एक बिजनेसमैन है जो उससे मिलना चाहता है, उसकी कोई मांग नहीं है, उसका नाम है सलाम शरीफ। तब बन्नी उसे कहती है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तब मामा के हाथ से सलाम शरीफ यानी कि बाबू भाई फोन छीन लेता है और बन्नी से कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो तुम्हें उठा ले आऊंगा और जुबेल को मारकर गाड़ दूंगा। ये सुनकर बन्नी उसके साथ होटल में मिलने जाती है। वहाँ बन्नी देखती है कि वो बिजनेसमैन भी आया है। बाबू भाई तब बन्नी से कहता है कि इस बिजनेसमैन को थप्पड़ मारने का मन नहीं करता, लो थप्पड़ मारो। बन्नी तब चौंक जाती है। बाबू भाई तब बन्नी के सामने उस बिजनेसमैन को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। बाद में लिफ्ट से उतरते समय वो बन्नी के पास आने की कोशिश करता है और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और बन्नी तब वहाँ से भाग जाती है। बाबू भाई तब बन्नी को बुलाता है। बन्नी तब रुकती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। बाबू भाई कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। बन्नी कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ। बाबू भाई कहता है कि वो सिर्फ कागजों पर है। बन्नी तब कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम बाबू भाई को दोबारा बन्नी को कॉल करते देखते हैं। बन्नी उसके मुंह पर फोन काट देती है। बाबू भाई तब बहुत गुस्सा हो जाता है। वो दोबारा फोन करता है और उससे कहता है कि मॉडल बनकर क्या फायदा, इससे बेहतर है कि तुम एक फिल्म करो, लाखों लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें जानेंगे, बताओ कौन सी फिल्म करोगी। तब बन्नी कहती है आप कहाँ हैं। वो कहता है होटल गोल्डन हेवन में रूम नंबर 7013। बन्नी कहती है ठीक है वहीं रहो, मैं आ रही हूँ। ये कहकर वो फोन रख देती है। बाबू तब यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ था। वो उस लड़की को भगा देता है। अब बन्नी उसके पास आती है। बाबू भाई जैसे ही बन्नी को पकड़ने जाता है तभी बन्नी बोतल से उसके सिर पर मारती है और बाबू भाई के सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर बन्नी उससे कहती है कि वो कोई बाजारू लड़की नहीं है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं बन्नी और जुवेल के बीच में काफी दूरियां आ गई थी। बन्नी सारा दिन सिर्फ बाबू भाई से बात करती थी और पूछने पर कहती थी कि प्रोड्यूसर से बात कर रही है। अचानक बन्नी जुवेल से कहती है कि वो एक शूटिंग के काम से बाहर जा रही है। जुवेल पूछता है किसकी शूटिंग। वो कहती है तुम उसे नहीं जानते और मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। फिर जुवेल को उसका दोस्त कॉल करता है और उससे कहता है कि बन्नी हर दिन शूटिंग के बाद जल्दी चली जाती है और वो बाबू भाई के साथ बात करती है। इसके बाद हम 2 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहाँ बन्नी को कोई गाड़ी में घर पर छोड़ता है। बन्नी के घर में घुसने के बाद जुवेल उससे पूछता है कि किसके साथ थी और फिर वो बन्नी पर हाथ उठाने जाता है, पर तभी वहाँ बाबू भाई आ जाता है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि बन्नी को बाबू भाई छोड़ने आया था। यहाँ बाबू भाई जुवेल को मारना शुरू करता है और कहता है कि तू अभी बन्नी को तलाक दे। ये सुनकर जुवेल रोना शुरू कर देता है। इसके बाद दोबारा वर्तमान का सीन दिखाया जाता है।
ओसी साहब शाकिल से कहते हैं कि वो कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन रोक दे, पहले वो अपने सीनियर से बात करेंगे, फिर वो बताएंगे। इसके बाद हम जेरिन को देखते हैं। उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस समय जेरिन चुम्मान के हाथ से बच गई थी। इसके बाद हम शाकिल और उस हवलदार को देखते हैं जो सलाम शरीफ के घर यानी बाबू भाई के घर जाते हैं। वो बाबू भाई से पूछते हैं कि आप बन्नी को जानते हैं? बाबू भाई कहता है कि नहीं। शाकिल फिर उसकी और बन्नी की एक तस्वीर दिखाता है। ये देखकर बाबू भाई कहता है, अच्छा बन्नी, हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छी मॉडल थी। तभी बाबू भाई के पास एक कॉल आता है। वो फोन पर बात करने के बाद शाकिल से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? उसके पास कोई वारंट है? शाकिल कहता है कि नहीं। उसके बाद बाबू भाई उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसे धक्के मारने लगता है। शाकिल फिर अपनी बंदूक निकालता है और तभी हवलदार उसे रोक देता है और उसे लेकर बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेरिन के घर के नीचे चुम्मान उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही जेरिन बाहर निकलती वो उसे मार देता। इसलिए जेरिन एक तरकीब निकालती है और फिर एक साथ 3 गाड़ियां घर से बाहर निकलती हैं, जिसे देखकर चुम्मान परेशान हो जाता है और वहां से भाग जाता है। उधर दूसरी तरफ शाकिल जेल में एक कैदी से बात करने जाता है। वो कैदी बन्नी और सलाम शरीफ दोनों को जानता था। शाकिल उससे एक पता लेता है। शाकिल उस पते पर सामान्य कपड़े पहनकर जाता है। वहां जाकर वो कुछ लड़कियों और लोगों को देखता है और ऊपरी मंजिल पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को देखता है। तभी वो गार्ड्स को हटाकर ऊपरी मंजिल पर चढ़ जाता है। वो ऊपरी मंजिल पर जाकर एक कमरा देखता है और उस कमरे में बहुत सारे बॉक्सेस देखता है और तभी पीछे से एक गार्ड आकर उसे नीचे उतार देता है। रात में जब वो थाने लौटता है तो देखता है कि जुवेल को कुछ पुलिस ऑफिसर लेकर जा रहे हैं। मजिद उस समय बाहर खड़ा था। यहाँ शाकिल मजिद से पूछता है कि क्या हो रहा है। मजिद कहता है, अंदर एसपी साहब हैं, तुम्हें बुलाया है। शाकिल एसपी साहब के पास जाता है जहाँ ओसी साहब भी मौजूद थे। अब यहाँ एसपी साहब शाकिल को डांटते हैं और कहते हैं, तुम किसकी परमिशन से जेल में उन कैदियों से बात करने गए और उस सलाम शरीफ के घर गए? और साथ ही वो शाकिल से कहते हैं कि तुम अपना बैज और बंदूक रखकर यहाँ से जा सकते हो। शाकिल कहता है कि उसे एक पता मिला था। यहाँ ओसी साहब एसपी साहब से कहते हैं, उन्होंने क्या कहा सुना नहीं? शाकिल कहता है कि उसे एक बागान घर का पता मिला था। वो बागान घर सलाम शरीफ का था। वहाँ जाकर उसने इल्लीगल एक्टिविटीज देखी हैं। वहाँ देह व्यापार, हथियारों की डीलिंग, नशीले पदार्थ सब कुछ चल रहा था। ये सुनकर एसपी साहब कहते हैं, ये केस हम देख लेंगे और आगे इसे सीआईडी संभालेगी, तुम जा सकते हो। जिसके बाद शाकिल अपना बैच और बंदूक रखकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो न्यूज में देखता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने उस बागान घर में तलाशी ली थी। उस बागान घर का मालिक आजाम था और वहाँ से उन्हें कुछ ज्यादा नहीं मिला। ये सब सुनकर शाकिल बहुत गुस्सा हो जाता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। ये जरूर सलाम शरीफ का काम है। इसके बाद शाकिल को कोई कॉल करता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जेरिन है। वो शाकिल को कहती है कि वो बन्नी के खून के केस की एकमात्र गवाह है। उसी के सामने बन्नी का खून किया गया है। शाकिल जेरिन को उससे मिलने के लिए कहता है और जेरिन उससे मिलती है। शाकिल तब दोबारा जेरिन से पूछता है कि क्या आपने बन्नी का खून होते देखा है? जेरिन कहती है, हाँ मैंने देखा है। तब शाकिल कहता है कि आप तो हमारी मेन गवाह हैं, हम आपको सुरक्षा देंगे। तब जेरिन कहती है कि मैं कोई गवाही नहीं दे पाऊंगी, वो बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, वो मुझे मार डालेंगे। शाकिल कहता है, तो आप मेरे पास क्यों आई हैं? जेरिन कहती है कि आपको सच्चाई बताने आई थी, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं जा रही हूँ। शाकिल कहता है कि नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, बताइए। जेरिन बताती है कि बन्नी अपनी जिंदगी को लेकर बहुत तनाव में थी। वो किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम नहीं कर पा रही थी। तभी एक दिन जब वो घर से बाहर निकलती है, उसी समय अचानक बाबू भाई उसे गाड़ी में बैठा लेता है। हमें समझ में आया कि उसने बाबू भाई को कॉल करके बुलाया था, फिर वो उसके साथ शराब पीती थी। ये मामला धीरे धीरे रोज होने लगा और फिर एक दिन उसने बाबू भाई के साथ संबंध बना लिया, जिसका बाबू भाई ने वीडियो बना लिया। बन्नी को जब इसके बारे में पता चला तो वो उससे वो वीडियो मांगने लगी, लेकिन बाबू भाई ने उसे वो वीडियो नहीं दिया। असल में बन्नी ने सोचा था कि बाबू उससे शादी करेगा, लेकिन बाबू भाई उससे कभी भी शादी करने वाला नहीं था। तभी एक दिन बाबू भाई कहता है, आजाम भाई आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। वो पूछती है, कौन आजाम भाई? वो कहता है कि वो एक बड़ा प्रोड्यूसर है, तुम्हें मूवी में मौका देगा। आजाम के आते ही बाबू भाई कमरे से बाहर निकल जाता है और आजाम उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। बन्नी उसे धक्का देकर दूर हटाने की कोशिश करती है तो वो आजाम उसे बाबू भाई के साथ वाला वीडियो दिखाता है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और फिर बन्नी को ना चाहते हुए भी उसके साथ सब कुछ करना पड़ता है। अब बन्नी धीरे धीरे बाबू भाई के जाल में फंस गई थी।
उसके वीडियो की धमकी देकर वो उससे हर तरह के काम करवाता था। इसी बीच एक दिन बन्नी ने सोचा कि वो बाबू भाई के पास जाकर कहेगी कि वो ये सब काम नहीं करेगी, लेकिन तभी वो उसके फ्लैट पर जाकर देखती है कि उसी की तरह एक और लड़की बाबू भाई से कह रही है कि वो उसका वीडियो वापस दे दे। बाबू भाई कहता है कि वो नहीं देगा, तो वो लड़की उसे धमकी देती है। वो कहती है कि वो सारी बातें सबको बता देगी, तो इस पर बाबू भाई उसे छत से नीचे फेंक देता है। अब बन्नी ये सब देखकर बहुत डर गई थी। फिर हम दोबारा वर्तमान के सीन में आ जाते हैं। जब शाकिल और जेरिन बात कर रहे होते हैं, तब सलाम शरीफ वहां पहुंच जाता है। तभी शाकिल और जेरिन छुप जाते हैं। वह हवलदार सलाम शरीफ यानी बाबू भाई को परेशान करता है और अपने पीछे ले आता है। इससे जेरिन और शाकिल बच जाते हैं। वहीं सलाम शरीफ उस हवलदार को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। और ये सब होते हुए जेरिन और शाकिल दूर से छुपकर देख रहे होते हैं। अब शाकिल वहां से अपने घर जाता है और जाकर देखता है कि चुम्मान अपने साथियों के साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे को लेकर बाहर निकल रहा है। शाकिल अपनी पत्नी को घर के अंदर जाने को कहता है। जब वो बाहर निकलता है तो चुम्मान सलाम शरीफ से उसकी बात करवाता है। सलाम शरीफ उससे कहता है कि जेरिन को देकर जाए, वरना उसकी पत्नी और बच्चे को वो मार डालेगा। इसके बाद शाकिल ओसी साहब के घर जाता है अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर, और ओसी साहब को वो सारी घटना खुलकर बताता है। ये सुनकर ओसी साहब शाकिल पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से एक निर्दोष कांस्टेबल मारा गया, तुम क्यों अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। शाकिल कहता है, मैं पुलिस का काम करता हूँ और ये मेरा कर्तव्य है। फिर वो वहाँ से बाहर निकल आता है और हम चुम्मान को उसका पीछा करते देखते हैं। वो चुम्मान को धोखा देकर जेरिन के पास जाता है। शाकिल समझ नहीं पा रहा था कि सलाम शरीफ उन दोनों को आखिर कैसे ढूंढ पाया, क्योंकि उनका फोन तो बंद था, तो उन्हें ट्रेस करना मुमकिन नहीं था। तब जेरिन शाकिल से पूछती है कि कांस्टेबल मरते समय तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। शाकिल कहता है, कॉल लिस्ट की बात कर रहा था। तब जेरिन उससे पूछती है कि कौन सी कॉल लिस्ट। तब शाकिल कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी कॉल लिस्ट। तो फिर वो उसे एक मोबाइल देती है। शाकिल उससे पूछता है कि ये मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिला। जेरिन कहती है कि तुम ही तो रख कर गए थे। शाकिल उस मोबाइल की कॉल लिस्ट चेक करता है और उस कॉल लिस्ट में वो ओसी साहब का नाम देखता है, और हम देखते हैं कि ओसी साहब सलाम शरीफ के साथ मिले हुए थे। ओसी साहब अब दोबारा उस मोबाइल पर कॉल करते हैं। शाकिल ये देखकर फौरन उस मोबाइल को तोड़ देता है। ये देखकर शाकिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ओसी साहब को बहुत इज्जत देता था, उन्हें अपना आदर्श मानता था। फिर शाकिल ओसी साहब को फोन करता है और पूछता है कि उसका बच्चा उसे परेशान तो नहीं कर रहा। ओसी साहब कहते हैं कि नहीं। फिर ओसी साहब उससे पूछते हैं कि क्या जेरिन तुम्हारे साथ है। शाकिल कहता है हाँ। ओसी साहब तब उससे कहते हैं कि तुम जेरिन को लेकर एक पते पर जाओ, हम जेरिन को बचा लेंगे। शाकिल कहता है ठीक है। दरअसल शाकिल का एक प्लान था। वो पहले से ही समझ गया था कि ओसी साहब सलाम शरीफ के साथ मिले हैं, और अगर वो जेरिन को वहां ले जाता है तो वो जेरिन को मार डालेंगे। इधर सलाम शरीफ और ओसी साहब शाकिल और जेरिन का इंतजार कर रहे थे। हम देखते हैं कि एक खबर चल रही है और उस खबर में जेरिन सलाम शरीफ का मुखौटा खोल रही है। सलाम शरीफ वो न्यूज देखता है। ये देखकर ओसी साहब कहते हैं, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाता हूँ। वो अपने पैसे लेकर जब जाने लगते हैं, तभी सलाम शरीफ उन्हें मार डालता है, और ये सब होते हुए शाकिल दूर से देख रहा होता है। अब आखिर में हम देखते हैं कि असल में उस मर्डर वाले दिन क्या हुआ था। असल में बन्नी के पास जेरिन मिलने आई थी। यहाँ बन्नी जेरिन को सब कुछ खुलकर बताती है। जेरिन कहती है कि तू क्यों उसके लिए काम करेगी, तू खुद खड़ी हो। इसके बाद बन्नी सलाम शरीफ को फोन करके कहती है कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी, तुम मेरा वीडियो वापस दो। ये सुनकर सलाम शरीफ गुस्सा हो जाता है और बन्नी के घर जाता है और बन्नी को पकड़कर मारना पीटना शुरू कर देता है। बन्नी फिर बड़े भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि आप प्लीज बाबू भाई को रोकिए। यहाँ बड़ा भाई उसकी बात को सुनता ही नहीं, और इतने में वहाँ सलाम शरीफ पहुँच जाता है और बन्नी को एक बड़ी ईंट से सिर पर मारता है और बन्नी वहीं पर मर जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट डे पर आता है। शाकिल के हाथ से सलाम शरीफ भाग रहा होता है। शाकिल भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद सलाम देश छोड़कर भाग जाता है और कहता है, दानव का कभी विनाश नहीं होता और मेरा विनाश होना भी असंभव है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।